मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का जनाब ख्याल भी रख रहे होंगे और ख्याल रखना भी चाहिए। और आज आपको पता है इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है हमारा, और वीकेंड पर हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसे मौजू ज़ेरे बहस लाए जाएं जिससे आपको मालूमात भी मिले और उनका वीकेंड भी जो है खुशगवार गुजर सके जो लोग हमें देख रहे होते हैं। तो जनाब आप भी वीकेंड भरपूर अंदाज से गुजारा करें और ख़ुद को आने वाले दिनों के लिए एनर्जाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज वैसे भी मौसम कदरे बेहतर है, तो ऐसे में जब मौसम अच्छा होता है ना तो घूमने फिरने का मूड वैसे ही बन जाता है हम सबका। तो अपनी छुट्टी हम लोगों ने कैसे गुजारनी है इस वीकेंड पर, आपके क्या क्या प्लान्स हैं वो ज़रूर हमें भी बताया करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके ज़रिए हमें फीडबैक देते रहा करें। कोई अच्छी सजेशन अगर आपको लगे तो वो भी हमें दे दिया करें। आपको लगे कि कोई अच्छा टॉपिक है जिसको हम जागो लाहौर का मौजू बना सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं उस टॉपिक पर, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज पर आप जाके हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो अपना क्या आपका स्केड्यूल होगा वो भी हम जानेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से और स्किन केयर के हवाले से। तो वैसे कल से बारिश और सूरज की तो आंख में चोली जारी है, लेकिन मौसम गर्मा में आपको पता है धूप की तपिश ना सिर्फ हमारी स्किन को झुलसा देती है बल्कि रंग भी काला होना शुरू हो जाता है या टैन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरे की जो शादाबी है या फ्रेशनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो धूप के सबब अक्सर पाँव पर हम लोगों ने चप्पल या सैंडल पहनी हुई होती है, उसके भी निशान पड़ जाते हैं जो देखने में बुरे लगते हैं। और अगर बात की जाए ईद कुर्बान की आमद की, तो ईद पर हर कोई चाहता है जनाब वो हसीन और खूबसूरत नजर आए, लेकिन सूरज की शुआओं की वजह से हमारी स्किन की बारीक रगें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जिससे जल्द बेजान और बेरौनक हो जाती है। तो ऐसे में जल्द की हिफाजत कैसे की जाए एक अहम सवाल है, क्योंकि मार्केट में जो केमिकल्स वाली क्रीम दस्तयाब है और भी ज्यादा हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से अब एक मर्तबा फिर से कह लें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है इंसान कदीमी रिवायात और तरीकों की तरफ लौट रहा है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमारी स्किन और सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरम नईम साहिबा हैं, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। इरम साहिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आजकल जिस तरह ईद की आमद है इरम साहिबा, तो अब सभी ये चाह रहे हैं, एक तो गर्मी भी है, गर्मी से भी हमने बचना है ताकि हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहे और एक जो फ्रेशनेस जो खत्म हो जाती है इस गर्मी और हब्स के मौसम में वो भी हमारी बरकरार रहे। तो किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? ये जो ही बरसात देखे शुरू होती है तो हवा में नमी का तनासिब ज्यादा हो जाता है, तो उससे हमारे बार बार हमें पसीना आता है, चेहरे पे भी स्वेटिंग होती है। और कोई भी अगर जो हम वो मेकअप जो हम विंटर में कर रहे थे या विंटर के एंड पे, वो आजकल इस मौसम में हमें चुभना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना होगा। हमें गोरा करने वाली क्रीमों की बजाय अपनी स्किन टोन को अच्छा करना चाहिए, ना ये कि हम गोरे लगें और हम तरह तरह के केमिकल्स लगा के अपने आप को अच्छा करें। इसकी बजाय हमें अपनी स्किन टोन को अच्छा करें, जो कलर है उसको आप खूबसूरत बनाएं। ठीक है, उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इसको CTM कहते हैं। अच्छा, जैसे क्लिनजिंग, टोनिंग और फिर मॉइस्चराइजिंग। सही। CTM ये हम लोग अपनी डेली बेस पे इस पे 3 दफा भी अगर या 2 दफा भी दिन में हम मतलब इस पे हम काम करते हैं, ठीक है, और इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन बहुत खूबसूरत और उस पे किया हुआ मेकअप भी खूबसूरत होगा। और जैसा कि एक्नी और दानों का प्रॉब्लम होता है इसमें, स्पेशली बरसात के मौसम में, उससे हम बच सकेंगे। तो सबसे पहले मैं CTM में आती हूँ C पे, तो ये क्लिनजिंग है। ठीक है, तो हमने क्लिनजिंग में क्या यूज करना है? अच्छा, देखिए हम आजकल फेस वॉश और डिफरेंट केमिकल्स लगाते हैं। आप सोचें कि जब हम वो केमिकल हाथ में लगाते हैं, आपको खुशबू तो उन्होंने डाली होती है, लेकिन और एक एहसास होता है, पता चलता है कि इसमें कोई केमिकल है। तो इसलिए बेहतर है कि उसकी क्लिनजिंग, अपने फेस की क्लिनजिंग करने के लिए सबसे पहले हम जिस तरह से मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ
कि बेसन के साथ हम मुंह धो लेते थे। अच्छा। और थोड़ा सा बेसन लें अपने, आप है। अपने वॉशरूम में या जहाँ भी आप मुंह धोते हैं, आप एक डब्बे में बेसन डाल के रख लें, उससे मुंह साफ कर लें, धो के उससे साफ करें, उससे क्लिनजिंग करें। अच्छा, उससे एक और क्लिनजर बनाने की भी रेसिपी मैं आपको जल्दी से बता दूं। जैसे मुल्तानी मिट्टी, हाँ जी, आप 1 टेबल स्पून ले लें, 1 टेबल स्पून उसमें हुस्न यूसुफ डाल लें, उसमें संदल की बरादा मिल जाता है वो डाल दें, राइस पाउडर, ये सब एक टेबल स्पून सब शामिल करके अपने पास आप रख लें। आपका बहुत अच्छा सा फेस वॉश तैयार हो जाएगा। अच्छा, इससे आप रोजाना जो है वो अपना फेस धो सकते हैं। एग्जैक्टली, ये आपकी क्लिनजिंग हो गया। आपके हल्के हाथों से आपने क्लिनजिंग करनी है, अपने सारे फेस को रब करना है थोड़ी देर के लिए, इन चीजों को लगा के आप थोड़ी देर बैठ भी जाए, मतलब वेट करना है, मास्क की तरह आप लगा के उसको आप पानी से धोने, सादे पानी से, तो ये आपके लिए बेहतरीन क्लिनजिंग तैयार हो गई। तो ये इसको क्या स्टोर भी किया जा सकता है? जी हाँ, इसे आप ये मैंने बताया ना, आप एक बॉटल में बना के रख लें, बस इसे गीला ना होने दें। ठीक है। अपने हाथ पे डस्ट करके फिर, वरना इसमें ना वो जम जाता है और जैसे बस नमी आ जाती, और बरसात में छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। इसमें बेसन भी आप शामिल कर लें। अच्छा, ये आपकी क्लिनजिंग। बेसन से क्या होता है, जो मैं आपको तीसरी दफा बताने लगी हूँ, इससे जो आपकी स्किन में ऑयली स्किन हुई होती है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जिनको एक्नी हो या दाने निकलते हो, वो जोर से रब नहीं करे, वो बस सिर्फ अपने पफ करके चेहरे पे हल्का हल्का थपथपा के रख दें, थोड़ी देर गीला करके पहले चेहरे को, फिर उसके ऊपर लगा के रख दें, उसके बाद मुंह धो ले। तो राइस पाउडर बहुत हेल्प करता है, उससे यूसुफ बहुत हेल्प करता है, इसमें संदल की उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो आप ये देखें कितनी अच्छी और खूबसूरत चीज हमारे हाथों में होती है, और हम घर पे पड़ी हमारे घर में, हमारे किचन में चीजें होती हैं और हमें नहीं पता होता कि मुझे बताइए रम साहिबा कि आपने कहा है कि जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है वो रब ना करें उसको, लेकिन जिनकी बिल्कुल ड्राई स्किन होती है वो भी ना यूज करें क्या? नहीं, आप उसमें बेसन नहीं शामिल करें, उसमें बेसन हमें शामिल नहीं करना। जिनकी ड्राई स्किन है वो बेसन मत शामिल करें, जिनकी ऑयली है वो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये देख लें। इसके बाद आ जाती है टी, जैसे वो ट्यूनिंग हमने करनी है, टोनर लगाना है, तो उसके लिए आपने अपने एक स्प्रे बॉटल्स मिल जाती हैं आजकल, उसमें आपने अगर तो आपके चेहरे पे दाने हैं और एक्नी है, तो उसके लिए आप आधा कप पानी लें, उसमें आधा कप पत्ते आपने नीम के डाल के पका लेने हैं। अच्छा, वो बना के आप रख लें। ठीक है। वो तकरीबन 1 कप के करीब पानी होगा, उसको आप बॉटल में डाल लें। उसके साथ आपने आधा गुलाब का अरक डालना है, और उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन जैसे 1 टीस्पून डाल के आप ये रख लें अपने पास, आप अपने चेहरे पे स्प्रे करें उसके बाद। अच्छा, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत होती है क्योंकि ये चीजें बासी हो जाती हैं बाय द टाइम, क्योंकि गुलाब का अरक में भी थोड़ा सा होता है और नीम के पानी में भी, तो इसको फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा स्प्रे कर लें आप सुबह। ठीक है। और शाम में, तो आपका चेहरा बहुत अच्छा और फ्रेश हो जाएगा। ये एक्नी के लिए। अगर जिनके दाने नहीं है वो नीम का पानी मत यूज करें, वो लेमन डालें, और उसमें गुलाब का अरक और साथ उसके थोड़ी सी ग्लिसरीन डालें, तो आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत सा शाइन सा रहने लग जाएगा। ये एक टोनर सा, तो ये मेकअप से पहले, मेकअप के बाद, ये किस टाइम हमें करना चाहिए? पहले ये आपकी उस रूटीन में है जिसको हम CTM कहते हैं, जो स्किन केयर रूटीन जो होती है उसमें हमने करना है। ठीक है, करनी है। ठीक है ना। तीसरी चीज, लेकिन मैं इसी में जानना चाहूंगी रम साहिबा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लेमन की वजह से इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, या फिर एक्नी होना शुरू हो जाती है। आप उसमें पुदीना डाल दें। अच्छा, अब पुदीने, अब थोड़े से लीव्स पुदीने के बारीक बारीक काट के उसी पानी में डाल के रख, लेमन के साथ या लेमन के बगैर? अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो पुदीना डाल लें, और अगर आपको लेमन सूट करता है तो पुदीना वैसे ही अच्छा और ठंडा होता है, वो स्किन को वैसे ही आपको ठंडक का एहसास देता है। और ये टोनर कितनी देर हम लोग बना के रख सकते हैं? ये देखिए 1 हफ्ते तक आपके फ्रिज में रह सकते हैं। ठीक है। और इससे ज्यादा तो यूज भी 1 कप तो मेरा ख्याल है आपका वैसे ही खत्म होने पे हो जाएगा। तो इसलिए आप 1 हफ्ते के लिए बना लें। जैसे आज सैटरडे आप कह रही थी कि क्या करना चाहिए, तो उसकी रूटीन में अपना आप
मेकअप का, अपनी स्किन केयर की चीजें तैयार कर लें और पूरा हफ्ता, और वो पूरा हफ्ता इजीली आपकी चल यूज कर सकेंगे। ये दोनों चीजें। ठीक है। इसके बाद आ जाती है मॉइस्चराइजिंग। अब ये मसला आता है कि हम लोग क्रीम्स यूज करते हैं बनी हुई बाजार की। हम सोचते हैं, कई दफा हम सोचते हैं कि पहले जमाने में क्या यूज होता था। तो पहले देखे बादाम रोगन यूज करते थे, अच्छा, मॉइस्चराइज करने के लिए। अच्छा, उसका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप 2-3 कतरे बादाम रोगन के हथेली पे डालें। अच्छा, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसे मैश करें। ठीक है। वो इतनी अच्छी आपकी क्रीम बन जाएगी, उसको आप अपने एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सेंसिटिव जिनकी स्किन होती है, जिनकी ऑयली स्किन होती है, वो क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, क्रीम तो लगानी होती है ना थोड़ी सी, तो उसके बाद आप एक पाउडर मिल जाता है आजकल तो ट्रांसपेरेंट, वो अपनी स्किन पे लगा लें हल्का हल्का सा। तो उससे जो नमी होती है या आपको बार स्वेटिंग होती है वो होनी बंद हो जाएगी। तो मॉइस्चराइजिंग आपने कुछ तो मॉइस्चराइज करना है ना, बिल्कुल अपने बिल्कुल, स्किन हाँ को। अब दूध से भी कर लेते हैं, बहुत से लोग हैं मलाई भी मलाई से यूज करते हैं, दही लगा लेते हैं। तो उसके साथ साथ ये जो मैं आपको बादाम रोगन का बता रही हूँ, ये इसके साथ ये होता है कि काफी देर तक आपके स्किन में पानी, डिहाइड्रेशन नहीं होती आपकी स्किन वो की। पेनिट्रेट करता रहता है ना वो आपको चलता रहेगा, आपके साथ साथ वो ठीक रहे। उसके अलावा जो स्किन फट जाती है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। ओके, तो इसमें आप ग्लिसरीन शामिल कर सकती हैं। अच्छा, थोड़े से अगर चाहें किसी दिन चेंज के लिए 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डाल लें। और इसके अलावा हम एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वंस अगेन एलोवेरा को भी आपने फ्रिज में रख के यूज करना है। अच्छा, आप इसको खाली बाहर, जैसे ताज़ा हमने एलोवेरा तोड़ा, उसकी हमने वो जेल निकाल ली, उसको हम फ्रीज कर लें अगर ज्यादा है। और अगर हम आम इस्तेमाल में, रोज के इस्तेमाल में करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख। तो ये फ्रिज में भी रख के कितनी देर चल सकती है? हफ्ते भर चल सकती है। ठीक है। फ्रीजर में तो और ज्यादा लंबी चल सकती। जैसे आपने कहीं से लिया है, बास के तो घरों में लगा होता है ना। जी जी। तो मैं तो कहती हूँ इंडोर प्लांट्स में आप अपना एलोवेरा जरूर रखें। ठीक है। ये तो वैसे खाने के लिए भी अच्छा है, आपकी हड्डियों के जोड़ों की दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह आजकल हम बाल धो के निकलते हैं और देर तक सूखते नहीं हैं और नमी रहती है और आपको इरिटेशन होती है कि अब हम क्या करें, हमारे बाल ठीक नहीं है, या हम कलर करते हैं और बाल खराब हो जाते हैं, तो आप इसको एज अ कंडीशनर यूज कर सकते हैं एलोवेरा को। अच्छा, इसकी जेल को आप थोड़ा सा हल्के गीले बालों में आप मैश करके लगा लें, तो आपके बड़े शैम्पू के बाद आप ये कर सकते हैं। ओके, खूबसूरत और सिल्की बाल हो जाएंगे। और वही एलोवेरा की जो अफादियत है वो आपको तब तक मिलती रहेगी सेकंड वॉश तक, जब तक आप दूसरा वॉश नहीं कर लेते। अच्छा, तो एलोवेरा लगाने के बाद वॉश नहीं करने, वॉश करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एलोवेरा देखिए आप बालों पे पहले भी लगा सकती हैं, सही, और बाद में भी। पहले लगाने से जैसे आप बादाम रोगन में या आप ऑयल्स में लगा के मिक्स करके अपने सर पे लगा लेती हैं, धो लेते हैं, तो उससे ये होता है कि जो शैम्पू में केमिकल्स होते हैं वो आपके बालों पे वैसे असर अंदाज नहीं होते। और इस वेदर में आपकी जो हेयर स्कल होती है उसके ऊपर दाने भी आ जाते हैं और डैंड्रफ बहुत होती है। exactly, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप एलोवेरा का इस्तेमाल जरूर रखें और आफ्टर द शैम्पू भी कर सकते हैं। आफ्टर द शैम्पू भी आप जो एज अ टोनर भी बालों के लिए भी जो टोनर होता है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इस मौसम में मुझे होता है कि मैं अब सारी जी जी जरूर जरूर। मैं चाह रही थी बताना कि जैसे धूप में निकलना है जी, और हमने मेकअप, हम सोचते हैं कि स्किन, ये जो हम स्किन के ऊपर अपने कैसे ख्याल करें और किस तरह से सनस्क्रीन का यूज करना है। तो आपने मेकअप करने से पहले प्राइमर जब लगाती हैं उस वक्त सनस्क्रीन साथ लगा लेती हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अपना आप मेकअप करें, क्योंकि आजकल लड़कियां जो ऑफिस जा रही होती हैं या काम पे जाती हैं तो उनको बड़ा फिक्र होती है कि अब हम सनस्क्रीन कहाँ लगाएं। लेकिन उससे बेहतर है कि जब आप घर से निकल रहे हैं आप उस वक्त लगा के निकलें। लेकिन आपका मेकअप हुआ होता है तो उसके लिए उससे पहले लगाएं, उससे पहले लगा लें। और मेकअप जो है वो वाटर बेस आप यूज करें इस मौसम में। उससे ये होता है कि नमी जो होती है आपके, ये पसीना आता है
तो वो उसका टिप टिप नहीं गिरता है या बाहर इतनी स्वेटिंग नहीं होती है उसकी। और दूसरा मैं रम साहब ये पूछना चाह रही थी, एलोवेरा की हम बात कर रहे थे, क्या एलोवेरा की भी सूट करने पे डिपेंड करता है कि किस स्किन को सूट कर रहा है? एग्जैक्टली, उसके लिए आपको अपनी कोनी पे पहले से लगा के चेक करने, आपको एलर्जी तो नहीं। ओके, अगर क्योंकि मैं लगाती हूँ ना तो मेरे फेस पे एक्नी होना शुरू हो जाती है। हाँ। तो मुझे सूट नहीं करता। तो मुझे लगता है शायद और भी लोग इससे रिलेट करते होंगे। बिल्कुल कर जाते हैं। आप पहले चेक कर लें, जिनको होता है वो इधर अपने बाजू पे कोनी के पास उसे रब करके देखें। अगर रेडनेस हो रही है तो मत यूज करें, आपको उससे एलर्जी हो सकती है। और अगर एलर्जी हो जाए तो एंटी एलर्जी जरूर ले लें, क्योंकि इसकी एलर्जी खतरनाक होती है। और दूसरा कोकोनट ऑयल भी बहुत से लोग एज अ मॉइस्चराइजर फेस के लिए यूज करते हैं। इसी तरह जिस तरह से बादाम रोगन मैंने बताया, इसी तरह आप कोकोनट ऑयल में भी पानी मिक्स करके लगाएंगी तो उससे ज्यादा अच्छा इफेक्ट होएगा आपकी स्किन के लिए। ठीक है, अच्छा वो भी अच्छा है, उससे कोई नुकसान नहीं है। खाना पकाते हैं तो बाजुकात होते हैं ना, हमारे खाने दिल करता है कि शोरबे वाला खाना हो। हाँ। तो इसी तरह हमारी स्किन को भी शोरबा चाहिए होता है। पानी थोड़ा सा डाल के तो पीने। देखिए अब इस मौसम में पानी, बाजुकात हम क्या करते हैं, जूसेस पी लेते हैं और खाली पानी नहीं पीते। लेकिन पानी का इंटेक 8 ग्लासेस अ डे जरूर रखें आप। इसमें आप नींबू शामिल कर सकती हैं, पुदीना शामिल कर सकते हैं, और इस तरह से कोई और ड्रिंक बना लें जो आपको अब बार बार पी सके। जैसे शुगर भी ना जाए जी। और पानी भी चला जाए तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। पुदीना इस मौसम के लिए बहुत अच्छा है। पुदीना खाने में, चटनी बनाने से लेके आपकी स्किन केयर तक के लिए बहुत अच्छा सफर है ये। और इसी तरह जैसे राइस पाउडर है, आपने पहले शुरू में बात की पाँव और हाथों की। तो आप राइस पाउडर अपने जिस तरह से बेसन हम गर्मियों में या सर्दियों में यूज करते हैं, राइस पाउडर हम इस समर में, इस विंटर में हम इस समर में, ये बरसात के मौसम में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका लेप बना के हम लोग अपने हाथ पे, सिर्फ हाथ गीले हैं, ठीक है, आप अपने हाथों के ऊपर रब करें। जिस तरह स्क्रब हम लोग कर रहे होते हैं उस तरह स्क्रबिंग कर सकते हैं। आपकी बहुत खूबसूरत और शाइन हो जाएगी। ठीक है जी, इरम नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया इरम साहिबा आपका कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें आप देकर जा रही हैं। ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं और जो उनसे टिप्स हमें देख जा रही है, उम्मीद करते हैं कि कारआमद हमारे लिए साबित होगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात करते हैं जदीद दौर में इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया के हवाले से। तो जनाब अगर बात करें ना हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, तो हम देखते हैं कि हर कोई इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और जोरों शोर से कर रहा है। नौजवान क्योंकि इस दौड़ में सबसे आगे होते हैं, इसलिए सोशल मीडिया सार्फिन में सबसे ज्यादा तादाद भी यंगस्टर्स की ही है और नौउम्र लड़के और लड़कियां अपना बहुत ज्यादा जो वक्त है वो ऑनलाइन भी गुजार रहे हैं और इस दौरान उन्हें तनकीद या फिर हरासमेंट का सामना भी करना पड़ता है। तो कोई भी ज़माना हो और इस ज़माने की अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसी लत बन चुका है हमारे लिए जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों और औरतों तक सब गिरफ्तार हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद, हरासमेंट या फिर मजाक उड़ाना नौउम्र लड़के और लड़कियों पर इंतहाई खौफनाक असरात मुरतब करता है। और हमारे इर्द गिर्द देखा जाए तो नौजवानों में बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है जो किसी ना किसी तरह सोशल मीडिया पर हरासमेंट और मजाक और बेजा तनकीद का निशाना भी बन चुके होते हैं, क्योंकि तनकीद और हरासगी को बर्दाश्त करना भी एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता है। इसलिए वो तमाम लोग जिनके पास ये आर्ट मौजूद नहीं होता है वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं और जिंदगी के उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वो खुदकुशी तक करना सोच लेते हैं, जो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि नौजवान लड़के और लड़कियां क्यों इस हद तक चले जाते हैं कि जनाब वो अपनी जान तक ले लेते हैं। क्या ये नफ्सियाती मसला है? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अजमल साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं। अली, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। अली, सोशल मीडिया के हवाले से आज हम बात करेंगे। ऑनलाइन जो हरासमेंट होती है, ऑनलाइन बुलिंग की जाती है और उस बुलिंग और उस हरासमेंट के नतीजे में बहुत सी जिंदगियां भी ये चीज़ निकल जाती है। तो ये क्या सारा सिनेरियो होता है? क्या ये इतनी ज़्यादा
चीज जो है किसी इंसान को कह दें कि जो उसको हिला देती है कि वो अपनी जान तक ले लेता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो साइबर बुलिंग है, सोशल मीडिया पे किसी को हरासा करना, तो नो डाउट इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये इतने ख़तरनाक तो होते हैं कि जिसकी एक्सट्रीम कंडीशन है कि लोग सुइसाइड या तो कर लेते हैं, अच्छा। या उसका कम से कम सोचना शुरू कर देते हैं, कोई प्लान कर लेते हैं, उन्होंने डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हम सुइसाइड की तरफ जाएंगे। ये एक्सट्रीम स्टेप है। अगर इससे पहले अगर आप देखें तो जैसे आपने खुद ही बता दिया कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बुलिंग का और सोशल मीडिया में हरासगी का सामना करना पड़ता है। तो किसी ना किसी को, हर एक को जिसको इन चीजों का सामना करना पड़ता है, सुइसाइड एक एक्सट्रीम एक्सेप्ट जो स्टेप है। लेकिन उससे पहले आप देखें कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से डिप्रेस हैं, उनका जो मूड है वो बड़ा चिड़चिड़ा है, और तो और उनकी सेल्फ एस्टीम खराब हो जाती है, लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये इस सबसे बड़ा और ज्यादा जो प्रेवलेंट इसका इफेक्ट है बुलिंग का साइबर स्पेस में, ये है कि लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। और इसमें एक चीज देखें, ये एक विशियस साइकिल की तरह चलता है। आमतौर पे देखा गया कि बुलिंग के विक्टिम वही होते हैं जो पहले थोड़े से आम तौर पे जिनमें कोई बाहर कोई ना कोई कमी होती है, या उनमें कोई देखा गया कोई उनका कोई बॉडी में मसला होगा जिसमें फैट शेमिंग वगैरह होती है, या वो कुछ सोशली इतने एक्टिव नहीं होंगे, उनको लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं आता होगा, वो सोशली तौर पे चीजों को बड़ा ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते। इस तरह के कोई ना कोई जो मसले आम तौर पे होते हैं, उन्हीं को जो परपेट्रेटर्स हैं वही उन्हीं को विक्टिम बनाते हैं। और वही जो है बुलिंग की जरा ज्यादा प्रॉन होते हैं, उनकी आई मीन के ज्यादा बुलिंग होती है। अब पहले ही उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम कम है, और जिस तरह से विक्टिम उनको हरास करते हैं उसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो मजीद खराब हो जाता है। और मेरे अक्सर एक्सपीरियंस में ऐसे लोग आए हैं, मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं। ये मैंने नहीं आज तक देखा, मुमकिन ही नहीं कि जिसकी हरासगी हो, जिसको हरासा किया जाए सोशल मीडिया पे, और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ना खराब हो। अब जब सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो गया, उससे हमारी सेल्फ एस्टीम खराब होगी। आसान जुबान में लोगों ने अपने बारे में कुछ गलत सोचना शुरू कर दिया। हर बंदे का एक कॉन्सेप्ट होता है ना अपने बारे में, कि मैं अपने बारे में क्या राय रखता हूं, मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं। तो इस तरह से जब किसी को इसका सामना करना पड़े, सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। आमतौर पर विक्टिम अपने बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता है, जो कि फर्स्ट सबसे पहले ये स्टार्ट होती है कि सुइसाइड की तरफ एक दिन में नहीं जाते। वो जैसे कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कभी एक पल नहीं होता। तो जो भी सुइसाइड का सोचते हैं इस वजह से, या जिन्होंने सुइसाइड कर ही ली, वो एक दम नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें जो है वो इनकलकेट हो रही होती हैं उनके अंदर। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों तक नहीं महदूद रही है अली, ये हमने देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, उनको भी नहीं ये लोग छोड़ते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, एक तरफ वो लोग हैं, कैटेगराइज करेंगे हम, कि जो लोग बन रहे होते हैं। तो इनको किस तरह आप देखेंगे? वो उन लोगों में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो लैक कर रहे होते हैं और वो दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं? जी बिल्कुल, आपने दो चीजों की तरफ इशारा किया कि एक वो लोग जो कि कर रहे हैं बुलिंग, जो कि परपेट्रेटर्स हैं, और दूसरे वो जो कि इसके विक्टिम हैं। अब इसमें ना दोनों में अगर देखा जाए, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या फर्क है, देखिए इसमें ये जो आमतौर पे विक्टिम है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें कोई ना कोई बज़ाहर असल नहीं, बज़ाहर कोई ना कोई कमी होगी, और चाहे फर्ज करें उसमें कमी ना भी हो, लेकिन वो इतना जरा वो पीपल पर्सन नहीं होगा, उसको लोगों से ज्यादा आमतौर पे डील करना नहीं आता होगा, या ये भी मुमकिन है कि उसमें कोई बज़ाहर कोई खामी हो सकती है, जैसे आमतौर पे फैट शेमिंग है। आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा आजकल ऑनलाइन इनको जो ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद फिर ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई दोस्ती हो गई या कोई दूसरे रिलेशनशिप हो गए, आजकल यंगस्टर्स में नो डाउट कि ये चीजें बहुत कॉमन है। अब जब उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो फिर वो जो एक पर्सन है वो परपेट्रेटर बन जाता है, और दूसरा जो है वो विक्टिम बन जाता है, और उसको फिर वो बुलिंग करना, उसमें आमतौर पे देखें होता आमतौर पे क्या है, हम अक्सर लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये जो फ्रेंड्स होते हैं, जो बाज़ औक़ात किसी ना किसी वजह से हमारे कोई खिलाफ हो गए, या कोई रिलेशनशिप था वो ठीक नहीं चल सका, इवन कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आप देखें, जब डिवोर्स हो जाती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि हस्बैंड जो है वाइफ्स को वो बुली करना स्टार्ट कर देते हैं ऑनलाइन। अब इसमें ये
होता है कि आम तौर पे जब हम चीजें किसी के साथ शेयर कर रहे होते ठीक है। हैं, चीजें शेयर की, अब पर्सनल चीजें शेयर कर दी, अब आम तौर पे देखा गया कि वो फिर बाद में स्टॉकिंग करना, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो पब्लिक कर देना, मुख्तलिफ मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और दूसरे तीसरे जो जितने भी हमारे सोशल जो हैं हमारी साइट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब पर्सनल चीजें हम दुनिया को तो नहीं बताने के लिए होती, हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। अब इसके डायनामिक समझने की जरूरत है कि जैसे पब्लिक कर दिया, अब एक तो जिसने पब्लिक किया, सोशल मीडिया पे जो साइबर बुलिंग है इसकी एक जो मुनफरिद चीज ये है कि इसमें जो लोग एनोनिमसली लोगों की चीजें जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं कि पता नहीं चलता कि परपेट्रेटर कौन है। exactly. अब उसके बाद जब उनकी पर्सनल चीजें दुनिया के सामने आ गई, फिर ये जो दूसरी फिजिकल फॉर्म में बुलिंग होती है ये तो 1, 2, 4 लोगों तक महदूद रहती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो चंद 100 लोगों तक। यहाँ पे जो बुलिंग है ये बिल्कुल पब्लिक है, जो भी चीजें आप किसी के बारे में शेयर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, किसी को कोई आप किसी उसके बारे में र्यूमर फैला रहे हैं, ये बिल्कुल पब्लिक है। और आमतौर पे इसमें जैसे आपने बात पूछी कि कैसे विक्टिम होते हैं, तो ये बिल्कुल फिजिकल बुलिंग से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा ये गया कि फिजिकल बुलिंग में तो होता है ना कि कोई बंदा कमजोर है, बज़ाहिर किसी में कोई मसला है तो उसको बुली किया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि एनोनिमस होता है तो यहाँ पे जो बुली करने वाला उसके पास बहुत सारा स्कोप होता है बुली करने के लिए लोगों को, और विक्टिम के पास कोई बचने के लिए कोई जो है वो रास्ता नहीं ना। आप देखिए फिजिकल बुलिंग में तो क्या होता है, बंदा रिपोर्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई अपनी जो है वो जो स्पेस है वो चेंज कर सकता है, थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है। यहाँ पे तो कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ के जो परपेट्रेटर्स और विक्टिम हैं उनके डिफरेंट डायनामिक्स हैं। और इसमें फिर सबसे ज्यादा जो आजकल मेरे एक्सपीरियंस में है, जो खतरनाक बात यह है कि जहां पे लोगों की सेल्फ एस्टीम बुलिंग से खराब हो जाती है, वो अपने आप को कसूरवार समझना शुरू कर देते हैं। हाँ। और किसी ने किसी को कुछ कहा, यकीनी तौर पे कुछ गलत ही कहा होगा, जिसकी वजह से बंदा परेशान होता है, अच्छी बातों से तो कोई परेशान नहीं होता। अब उसके बाद विक्टिम ने क्या किया, विक्टिम ने कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि शायद ये मेरी गलती भी थी। नो डाउट विक्टिम की गलती होगी, लेकिन विक्टिम की इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि उसकी वजह से उसका जो है मेंटल इतना वो टॉर्चर से गुजरे और अपनी जिंदगी को ही वो तबाह कर बैठे। तो यहाँ पे इसमें इस डायनामिक में एक मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि जो भी विक्टिम है जिसके साथ भी कहीं ना कहीं बुलिंग हो रही है, चाहे वो साइबर स्पेस में या कहीं भी है, आपको अपने बारे में बुरा नहीं समझना चाहिए। अच्छा। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। किस तरह, यही हमने आज लोगों को बताना है कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है, सोशल मीडिया पर हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, बुलिंग हो रही है या फिजिकली भी हो रही है, तो किस तरह उस चीज से हमने कोप अप करना है, किस तरह निकलना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे हम इससे निकल सकते हैं और इससे हावी नहीं हो सकते। आपने अभी फिजिकल बुलिंग की बात भी की और साइबर बुलिंग की भी। हम ओवरऑल अगर बुलिंग को देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके साथ भी बुलिंग हो रही है, जो भी बुली जिसको भी किया जा रहा है, वो सबसे पहले तो इसको रिपोर्ट करे। ठीक है। अक्सर आमतौर पे होता है कि रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, लोग बाज़ औक़ात अवॉइड करते हैं। नो डाउट मैं समझता हूं कि हम इस दुनिया में रहते हैं, ये रियलिस्टिक दुनिया में रहना, हर चीज पे हम अलार्म भी नहीं बजा सकते, हर चीज पे हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें अवॉइड भी करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इग्नोर भी करना पड़ता है, जो कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं बिल्कुल अवॉइड करने, इग्नोर करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब ये अवॉइड करना और इग्नोर करना एक हद से ज्यादा हो जाए कि आप अपने आप में खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं, आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आप परेशान रह रहे हैं, तब हम एक रेड लाइन ड्रॉ करते हैं कि अब इसको रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये ऐसे नहीं है कि खुद ही अपने आप में परेशान होने का कोई फायदा नहीं। नंबर 1 रिपोर्ट करें। अच्छा, रिपोर्ट करने से बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। आमतौर पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो किसी कुलीग्स को किया जा सकता है रिपोर्ट, उसके अलावा सीनियर को किया जा सकता है, इवन के जूनियर को भी किया जा सकता है। रिपोर्ट करनी है चीज, जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं या उससे छोटे हैं, वो अपने पेरेंट्स को और किसी जो उनके सिग्निफिकेंट अदर है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि इसका कोई ना कोई हल निकले। अच्छा, ज्यादातर देखा गया रिपोर्ट करने से बड़े मसले हल हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी बुलिंग हो रही होती है वो अपने माइंड में ही ना वो मिक्स हुआ होता है, उसको पता नहीं होता व्हाट इज द वे आउट। लेकिन जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो बात बड़े अच्छे रास्ते निकल आते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिसकी भी बुलिंग हुई है या हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में कभी भी गलत ना सोचें। कभी भी अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट को लो ना करें कि मैंने, क्योंकि मेरे अंदर ये खामी थी या फलां जो फर्ज कर लिया कोई राज था वो दूसरे बंदे के पास है और अब ये वाकयातन मेरी गलती थी और अब मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हर एक की लाइफ में दुनिया का कौन सा शख्स है जिसने जिंदगी में जिससे कोई गलतियां ना हुई हो, दुनिया का कौन सा शख्स है जो कहे कि 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट हो, कोई ऐसा नहीं होता। आमतौर पे बुलिंग के विक्टिम ये समझ लेते हैं क्योंकि इसमें हमारी भी गलती है। ये ना सोचें, अपने आप को कभी भी किसी वजह से अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम डाउन ना करें। जिंदगी में गलतियां होती हैं, अगर आपसे भी फर्ज कर लिया हो गई या आप में भी कोई खामी है तो उसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपने बुलिंग बर्दाश्त करनी है और आपने इस एक्सट्रीम पे जाना है कि अपनी ज़हनी सेहत तो खराब करनी और फिर एक्सट्रीम एक्सेप्ट जो स्टेप है जो हम लेते हैं कि जी सुसाइड वगैरह कर लेनी, तो ये बिल्कुल भी कोई लॉजिकल चीज नहीं है। तो दूसरी तो हमें ये करना चाहिए कि जो है अपने आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करना चाहिए। अच्छा, इसमें तीसरी और इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें थोड़ी सी अपने बच्चों को और इवन के अपने जो अडल्ट्स भी हैं उनको भी ये सिखाने की जरूरत है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो आपने इससे किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि बाज़ का देखा ये गया कि हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में सारी दुनिया की तालीम देते हैं, हम मेडिसिन भी पढ़ा देते हैं, लॉ भी पढ़ा दिया, इंजीनियरिंग भी पढ़ा, लेकिन ये चीज नहीं बताते कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, अपने आप के साथ कैसे डील करना है। और आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल कोई दुनिया में, कम से कम मैं तो आज तक ऐसे किसी बंदे को नहीं मिला, हजारों पेशेंट मैं देख चुका हूं अपने क्लिनिक पे, आज तक ना कोई ऐसे पेशेंट को मिला हूं, ना किसी अपनी कोई सोशल गैदरिंग में मिला हूं जिसको कभी ना कभी दुनिया में थोड़ा बहुत बुलिंग का सामना ना करना पड़ा हो। हर एक कोई करना पड़ता है, थोड़ा या ज्यादा। तो मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं कि आप देखें कि कितना प्रिवेलेंट है, हर एक का तकरीबन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मसला ताल्लुक इससे होता है। तो फिर ये कितना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाएं कि हमने लोगों के साथ डील कैसे करना है। अगर आपको कोई ऐसा कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ गया कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है या आपको स्टॉकिंग हो रही है, आपके अगेंस्ट कोई बात की जा रही है, तो उससे डील कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हम तब इसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे जब हम इस चीज को समझेंगे कि ये कितनी खौफनाक और कितनी खतरनाक बात है। देखिए कि जो भी विक्टिम होता है बुलिंग का, उसकी जो ज़हनी सेहत है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप देखिए, और ज़हनी सेहत ही अगर किसी की ठीक नहीं है, अगर एक बंदा जज्बाती तौर पे परेशान है, वो उसका मूड ठीक नहीं है, वो चाहे दुनिया का बड़ा सक्सेसफुल पर्सन भी है, वो उसकी जिंदगी ठीक तरह से नहीं होगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी, वो सही तरह से फैसले नहीं कर सकेगा या सकेगी, उसमें जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं उसको पहचान ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। तो मुझे अली ये बताइए कि अगर इस तरह की सिचुएशन बन गई है, सपोज उसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो गए, एंजाइटी का शिकार हो गए, आधे कह लें कि हम उस चीज में आ चुके हैं कि हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अगर उससे निकलना है, अगर आप लोगों के पास भी पेशेंट्स आते हैं तो वो अगर तब वो थॉट आ रही होती है जब हम अकेले बैठे हुए होते हैं, उससे कैसे हमने लड़ना है, क्या किस तरह हमने अपनी थॉट को डाइवर्ट करना है, कुछ और चीजें सोचनी है, क्या करना है उस टाइम, या हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका क्या किरदार होता है? जी देखिए, बिल्कुल जब ऐसी चीज आती है, जब पेशेंट तो एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाते हैं ना, जिनको बाकायदा तौर पे क्लिनिकल लेवल पे डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह डायग्नोज हो जाती है, जो आप बात कर रही हैं ये आम लोगों की बात है जो कि अभी तक पेशेंट नहीं बने लेकिन थोड़े बहुत डिप्रेस हैं, उनको थॉट्स आ रहे हैं, वो अदरवाइज नॉर्मल लोग हैं। अब ये जो आपकी बात है कि किस तरह से उनको जो ख्यालात आते हैं अकेले में बैठे हुए, उसको किस तरह से रिपेल करें। देखिए, ये जो ख्यालात की जहां तक बात है ना, ये बुलिंग या ओवरऑल, अगर इंसान है ना तो उसने सोचना तो जरूर है। दिस इज इम्पॉसिबल कि हम अपनी थिंकिंग को रोक सकें। इंसान अपने सांस को तो रोक सकता है चंद 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए, लेकिन थिंकिंग को हम नहीं रोक सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमें जख्म मिले हैं, जो हमें जहनी तौर पे बुलिंग से जख्म मिले हैं, हम जब उनका हल करेंगे तो ये थिंकिंग खुद ब खुद हमें हमारी सही लाइन पे चलनी शुरू हो जाएगी और ऐसे थॉट्स हमें नहीं आएंगे। अब उन जो हमें जहनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे जो जख्म मिले हैं उसका कैसे हम हल करें। सबसे पहले तो जैसे आपने खुद ही बता दिया, नो डाउट कि हमें एक सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। हमेशा जब भी आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आए तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, इसको अपने अंदर ना दबाएं, इसको डिस्कस करें। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने किसी पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी ऐसे शख्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारे ये जो जख्म हमें लगे होते हैं, जो कि हमें नजर नहीं आते, जहनी और जो जज्बाती जख्म होते हैं, जो कि बाय द वे जिस्मानी जख्मों से ज्यादा गहरे होते हैं और ज्यादा तकलीफदा भी होते हैं, तो वो फिर जब हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, बात करते हैं, तो काफी हद तक बात करने से हमारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी बात यह है कि हमें एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमने किस तरह से माशरे में बुलिंग से बचने के साथ साथ अपने ऊपर भी काम करना है। आमतौर पे देखा यह गया कि हम
सारा दिन जो है काम करते हैं, लोगों में घिरे रहते हैं, हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। अपनी जो सेहत है या अपनी जो नफ्सियाती हमारा जो सुकून है, हम उस पर फोकस नहीं करते। हर शख्स को चाहिए कि वो अपने साथ भी थोड़ा टाइम गुजारे, अपना वो जो एनालिसिस किया करे चंद मिनट दिन में, और देखे कि कहां पे वो परेशान है और इसको किस तरह से अपना ये जो है जहन में इन चीजों को श्रग ऑफ कर सकता है। अब जो तीसरे इसका हल ये हो सकता है कि जो लोग जो को ज्यादा ही आगे चले गए और काफी देर तक वो बुलिंग को वो जो उसके विक्टिम बने हैं और उसके बाद उनको कोई ज्यादा ही गहरे जख्म हो गए हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो किसी माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल करें। और इससे निकलना कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती, और मैं आपको ये बताऊं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे हर एक को निकलना चाहिए। अदरवाइज आप देखें कि एक जो शख्स है जो बुलिंग का विक्टिम है, उसकी लाइफ क्या रह जाती है। वो एजुकेटेड, आम तौर पे एजुकेटेड भी होता है, आम तौर पे उसने जिंदगी में सक्सेसफुल भी होता है, सारी चीजें उसकी ठीक होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बुलिंग की वजह से ये जो 2-3 दफा दिन में उसको बुरे बुरे थॉट्स का सामना करना पड़ता है, उसकी तो लाइफ ही खत्म हो जाती है। और वो अपने आप में परेशान रहता है या रहती है, और फिर जैसे हमने जो टॉपिक था मेन कि एक्सट्रीम पे वो सुसाइड करने की तरफ चली जाती है और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो इस पे हमें बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसपे हमने बात भी की है, और मुआशरे में भी इस पे बात करने की जरूरत है। घर घर में लोगों को एजुकेट, खासतौर पर अपने बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है कि इस तरह की हमें हैबिट्स में या एक्टिविटीज में नहीं पड़ना चाहिए। अली अजमल माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थे। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और ऑनलाइन हरासमेंट, तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, उस पर हमने बात की है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और आजकल लाहौरियों समेत पूरे पंजाब की नजरें एक ही सवाल की मुतलाशी हैं कि कौन होगा पंजाब का वजीर आला, क्योंकि उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद पैदा होने वाला जो सियासी बहरान था अभी तक किसी सिमत नहीं लग सका है। और परसों लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के लिए होने वाले इंतखाब में दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया, जिसे कल PTI वालों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहब जो थे वो लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक भी हुए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा, जिससे दोनों उम्मीदवारों की जानिब से खुशी से तस्लीम भी कर लिया गया है। तो अब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को होगा, और उससे पहले 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। तो वजारत आला की जो पग है वो किसके सर सजेगी, इसका फैसला ज़िमनी इंतखाब ही करेगा। तो मौजूदा सियासी हालात में ये ऊंट जो है किस करवट बैठेगा, ज़िमनी इंतखाबात कितने अहम होंगे, और अदालती फैसले की रोशनी में ये बहरान कैसे हल होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के फरहान शहजाद साहब, और उनके साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं सलमान आबिद साहब ने। फरहान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। और सलमान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। शहजाद साहब, सबसे पहले आप ही से मैं बात करूंगी, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि किस तरह देखते हैं आप इसको। मुनीबा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कल के एक जो अयाज अमीर साहब पे वाक़या हुआ, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करना भी चाहूँगा। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, और वो किसी भी मकतबा फ़िक्र पे इस तरह का कोई वाक़या हो, वो आपके मीडिया से हो, लॉयर्स कम्युनिटी से हो, या हमारी पब्लिक में से हो, तो इस तरह का कतई तौर पे एक आज़ाद मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो इसकी इमीडिएट जो इन्वेस्टिगेशन और उसके जो मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि कल को किसी की जुर्रत ना हो कि वो किसी को भी आज़ादी हक़ के राय से महरूम रख सके। दूसरी बात आपने की, जो ये पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब, ये इंतखाब उसी दिन से शुरू हुआ जब 9 अप्रैल से प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। लेकिन उनका जो डे 1 से एक मौक़िफ़ था कि जो डिसेंडिंग अरकान असम्बली हैं, नेशनल असम्बली, और जिन्होंने उससे इनकार किया, जिनको
आम अल्फाज में आजकल मुनहरिफ अरकान असेंबली कहा जाता है। पहले उनके लिए और टर्म्स लेती थी, मैं वो भी मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उसके बाद से ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था सबसे पहले कि आर्टिकल 63A के मुताबिक उसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसके मुताबिक क्या ये लोग वोट डालने के अहल होंगे या इनका वोट काउंट होगा या नहीं। लेकिन हमने तहरीक अदम एतमाद का फैसला तो रातों रात किया, हमने उसके कंटेम्प्ट के लिए रात को तो ज़रूर अदालत ओपन कर ली, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फैसला देने से क्यों गुरेजा रहे या क्यों मसलतन इसमें देरी की गई। अदरवाइज शायद ये पंजाब का इलेक्शन उसी वक्त ही इनवैलिड था। अच्छा। जिस वक्त ये पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ 371 में 25 मुनहरफ अरकान के वोट लेके मुंतखब हुए, उसी वक्त ही ये डिस्प्यूटेड था, क्योंकि ये डे 1 से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा कि आप एक पार्टी से जीते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी आपकी खरीदो फरोख्त करती है और आप किसी भी पार्टी को जहाँ पे भी आपके मफाद हों आप उनको वोट कास्ट करके आप उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन 63A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंजर्शन का मकसद ही यही था कि इस लोटाक्रेसी को रोका जाए, इस सेल परचेज ऑफ द वोट्स को रोका जाए। तो इसके लिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया वो आपके सामने रहा। उसके मुताबिक उन्होंने ये डेफिनेशन की कि आपका इमीडिएट डीसीट किया जाएगा। उसकी रोशनी में फिर लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई। उस वक्त तक लेकिन पंजाब का ये इलेक्शन हो चुका था और उसके बाद इसकी तशरीह करते करते आज भी आप देखें कि तकरीबन 2.5 माह के बाद ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया। और उस सूरत में जबकि जो एक चीज़ वॉइडेबल इशू हमारी लीगल जुबान में उसको कहा जाता है कि डे 1 से ही वो इलीगल थी। अगर किसी के पास 371 अरकान में से 182 की मेजॉरिटी नहीं है तो वो वजीर आला मुंतखब नहीं हो सकता, उसको सेकंड वे ऑफ अपॉइंटमेंट में जाना पड़ेगा, सेकंड वे ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसमें उसको सिंपल मेजॉरिटी हासिल होगी। फिर सडनली आप एक फैसला करके कहते हैं कि आप कल 4 बजे का टाइम रखें और कल ही ये इलेक्शन होगा, यानी आप एक इम्तिहान में फेल भी हैं लेकिन आप अगली क्लास में भी चले जाएं और उसके मुताबिक आप बतौर वजीर आला वो स्टूडेंट ज्वाइन भी कर लें, आप उसका भी इम्तिहान दे सकते हैं और अगली क्लास में भी आप ज्वाइन कर लें। तो ये पब्लिकली कमेंट्स जो है ना वो ये साथ साथ चलते रहे थे। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें वाइंड अप कर दूं कि इस सूरत हाल के साथ फिर जब ये सारी कोर्ट की जजमेंट आई तो वो 4-1 के इख्तलाफ के साथ आई। उसमें भी उन्होंने मसलहतन का ही शिकार हुए, ना कि आप किसी वजीर आला को इलीगल डिक्लेयर करें और उसके इलेक्शन के बाद आप जो मुंतखब वजीर आला उस वक्त का था उसको निगरान वजीर आला बनाते हुए आप अपने इलेक्शन को लेके चलें। तो इसीलिए फिर पीटीआई को दूसरी जमात को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उस पे हम मजीद भी बात करेंगे। मैं सलमान साहब आपसे बात करना चाहूंगी, आपका एनालिसिस जानना चाहूंगी कल वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर और ये जो सियासी और आईनी बहरान जो चल रहा है पंजाब की सियासत में, ये कब तक यूं ही रहेगा और कब तक संभल जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, दोनों ने एक बात की तस्दीक तो की है कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है वज़ीर आला के तौर पर, उसमें कानूनी और आईनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। यही वजह है कि अब उस इंतखाब को दोबारा करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी बात यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसमें लगता यह है कि कानून से ज्यादा एक मफामत का रवैया इख्तियार किया गया है। अच्छा, यानी दोनों फरीकैन के दरमियान मफामत करवाई गई है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे असूल तय करवाया गया है। अच्छा, वरना ये एक अलग अजीब बात है कि एक तरफ कहा जाता है कि वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा होगा और दूसरी तरफ वज़ीर आला को कहा जाता है कि वो अपना काम जारी रखे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसलिए मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इबहम है और एक सियासी तस्फिया करवाया गया है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इस सियासी तस्फिये से कोई सियासी बुरान ख़त्म हो जाएगा या आईनी बुरान ख़त्म हो जाएगा, मुझे उसका इम्कान कम नज़र आता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब का ये बुरान फिर बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जो भी हारेगा और अगर वो हारेगा तो वो इन इंतखाबात को भी मुतनाज़ा बनाएगा और 22 जुलाई के होने वाले इंतखाबात जो वज़ीर आला का होगा उसे भी मुतनाज़ा बनाया जाएगा।
तो और ये लड़ाई इसलिए भी जारी है कि असल जो जंग है ना पीटीआई और पीएमएल-एन में, वो 2023 के इंतखाबात के हवाले से है कि पंजाब को कौन फाते होता है और पंजाब में किसका इक़्तिदार अगले जनरल इलेक्शन में होगा। तो ये लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है, ये आईनी और सियासी तौर पर जारी रहेगी और इनमें बदएतमादी भी होगी। और ये दोनों सियासी कुव्वतें अपने मामला सियासी तौर पर हल करने की बजाय अदालतों का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करती रहेंगी। सर, लेकिन फिर तो ये मुआशी सूरत हाल इसी तरह रहेगी ना, हमारी जो डाउन साइजिंग होती जा रही है, मईशियत का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, फिर कैसे चलेगा ये सारी सूरत हाल अगर हम अदालतों के चक्कर ही लगाते रहेंगे? देखिए, यहाँ किसको फिक्र है मईशत की, किसको फिक्र है आम आदमी के मफादात की? यहाँ तो ताकत की लड़ाई है, इक़्तिदार की लड़ाई है और कोई अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। जायज़ नाजायज़ तरीके से हमें इक़्तिदार चाहिए। तो यही वजह है कि यहाँ जो कौमी मसले हैं उनमें तो सियासी जमातें हुक्मरान हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो तो लाताल्लुक है। इसलिए इस लड़ाई से ये समझना कि इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा मिलना है, वो तो नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान की सियासी या माशी सूरत हाल ये वज़ीर आला के इंतखाब से दुरुस्त हो जाएगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। मैंने तो आपको कहा है कि मुल्क और ज्यादा बुरहान की कैफियत में मुब्तला होगा। लेकिन सलमान साहब, ये जो 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात है ना, ये इस सूरत हाल जो अभी पैदा हुई है इसमें बड़ी दिलचस्पी के हामिल हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में कौन ज़िमनी इंतखाबात जीत सकता है? क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वज़ीर आला कौन बनेगा। कि 17 जुलाई के इंतखाबी नताइज तय करेंगे कि किसने वज़ीर आला बनना है। हाँ जी। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक जमात तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन लड़ने जा रही है, लेकिन दूसरी जमात मुस्लिम लीग नून जो है उसे हुकूमत की हमायत भी हासिल है, इंतजामी ताकत भी उसके पास है, इंतजामी मशीनरी भी उसके पास है, पुलिस भी उसके पास है, इलेक्शन कमीशन भी उसके पास है। तो इस पे अगर कोई ये समझता है कि मुस्लिम लीग नून कोई शफाफ इलेक्शन करवाएगी तो ये भी गलतफहमी है। इसीलिए मैंने कहा है कि पीटीआई जो है अगर वो इन नशिस्तों पे नहीं जीतती तो वो तो इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाएगी और इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करेगी। हाँ, और जब इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करेगी तो 22 तारीख का जो वज़ीर आला का इंतखाब है उस पे भी वो बाइकाट कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फरहान साहब, आपने जैसे सुने, सलमान साहब की बात भी सुनी है कि ये हिजानी से एक कैफियत पैदा हो रही है और इंतखाबात जो आगे ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं, उसके बाद जो वज़ीर आला का इंतखाब भी होने हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात शफाफ होना कितना ज़रूरी है? आपको क्या लगता है इसकी सूरत हाल में? ये तो किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल के लिए, सियासी सूरत हाल के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो रिप्यूट है उसके लिए भी सियासी इंतखाबात का शफाफ होना ज़रूरी नहीं, लाजमी हो चुका है। अगर आप अपनी डेमोक्रेटिक रवायात को कायम नहीं रख सकते या नहीं रख सके तो उन सूरत हाल में आपको पंजाब असम्बली भी एक एग्जांपल नज़र आई। ऐवान इकबाल में एक असम्बली चल रही है, पंजाब असम्बली में एक चल रही है। आपको सिविल जो वर्दियों में लोग अलहदा नज़र आते हैं, आपके प्राइवेट पर्सन और हैं, और जो स्पीकर हैं उन्होंने अपनी एक अलहदा स्टेट बनाई हुई है, वज़ीर आला ने एक अपनी अलहदा स्टेट बनाई है। अभी तो एक तीसरे साहब थे जो गवर्नर साहब थे जिन्होंने अपनी स्टेट अलहदा डिक्लेयर की हुई थी। तो उसमें ये हमारा सूबा और पूरा मुल्क इसी तरह घिरा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जैसे बात की कि किसी को आवाम की फ़िक्र नहीं है कि इस सूरत हाल में इन 3 माह में 2.5 माह में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि जो आपका डॉलर 174 से शुरू हुआ वो आज 212 रुपये पे चला गया। आपका फ्यूल जो 150 पे दिया जा रहा था वो 250 पे चला गया और 300 रुपये करने की हमारी कंडीशन है। ऑनवर्ड आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, आपके लोड शेडिंग के मसाइल हैं, आपकी महंगाई को कोई देखने वाला नहीं। तो क्या ये फ़र्क था एक नॉन बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर का और एक बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर का कि इनकी तरजीहात सिर्फ अपने बिजनेस हैं? और एक तरफ देखें कि पीटीआई का मुकाबला सिर्फ हुकूमत पंजाब से नहीं 13 मुश्तरका जमातों के इत्तेहाद से भी है। एक तरफ वो तनहा अकेली जमात है, दूसरी तरफ 13 जमातों का इत्तेहाद है। कल उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा किया है कि जो वज़ीर आला मुंतखब नहीं है उसने उसके बावजूद उसको वज़ीर आला अपॉइंट किया, बजाय इसके कि वो आज के दिन में 4 बजे इलेक्शन करवा के हारते, उन्होंने अवाम के पास जाने को ज़्यादा मुनासिब समझा।
अब आप ये समझे कि इलेक्शन पंजाब का 22 जुलाई को नहीं हो रहा, 17 जुलाई को ही हो जाएगा। हाँ और वो नंबर्स, वो पर्सन्स, वो आपके ये साबित कर देंगे कि पंजाब का वजीर आला कौन होगा। इसी के साथ साथ आप एक और पार्टी को भूल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी। वो भी उन 13 जमातों के साथ ही मिली हुई है। अच्छा। पंजाब के इलेक्शन में वो भी पार्टी है, क्योंकि कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन किया और अभी 3 का किया, 2 का और करना है। तो क्या इससे पहले इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पे फिर सवाल नहीं उठता? क्या ये जो इलेक्शन करवाया जाएगा वो उसकी शफाफियत पे सवाल नहीं उठेगा? क्या जिन न्यूट्रल्स ने लाहौर में, पंजाब में डेरे डाले हुए हैं, क्या उनके इदारों की साख पे कल को सवाल नहीं उठेगा? अल्टीमेटली इससे पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मीडिया इतना आज़ाद नहीं था, लेकिन कोई खबर रुक जाती थी, छुप जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब आप किस किस की जुबान को रोकेंगे? किसी की भी जुबान को बंद नहीं किया सकता। लेकिन मैं फरहान साहब जानना चाहूंगी, जो मुनहरिफ अराकीन है, अब उनका क्या बनेगा? देखिए, मुनहरिफ अराकीन का फैसला अल्टीमेटली इस अवाम ने करना है। इसका मुस्तकबिल उनके हाथों में है, उनके वोट के साथ है। अच्छा। कि अगर उन्होंने दोबारा इन्हीं लोगों को मुंतखब करना है जिन्होंने एक पार्टी के नाम पे वोट लिया, उसके बाद दूसरी पार्टी में अपने मफाद की खातिर चले गए, आज इमीडिएटली दूसरी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और फिर ये इलेक्शन मुंतखब होने जा रहा है। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जिस पार्टी ने उन्हें टिकट्स दिए हैं, वहाँ पे जिन कारकुनों का इस्तेसाल हुआ है, जिनको टिकट्स नहीं दिए गए, वो भी उनके साथ कोई सिंसियर नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। आप 2018 की पीटीआई और 2022 की पीटीआई के इंतखाब में फ़र्क ज़रूर देखेंगे। और इस वक्त आवाम जो महंगाई, लोड शेडिंग और इस तमाम सियासी और माशी सूरत हाल में इनके खिलाफ हो गई, ये इमरान खान को तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर ये 5 साल मुकम्मल करके जाते तो शायद इमरान खान 1/3 मेजॉरिटी भी ना ले सकते। लेकिन अब अल्टीमेटली पंजाब ना कि पूरा पाकिस्तान एक सियासी तौर पे भी वो उनकी हमदर्दी हासिल कर चुके हैं। इस सूरत हाल में पीटीआई इसको बाजी को पलट सकती है। ठीक है। सलमान साहब, आपने भी फरहान साहब की बात सुनी है, तो मुझे बताइए, आपके एनालिसिस से जो मुनहरिफ अराकीन है, जिनकी बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले भी बहुत सारी बातें हो रही थी, इनका क्या बनेगा? आपको क्या लगता है, इनका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, एक बात तो उन्होंने ठीक किया कि सियासी मुस्तकबिल तो वोटरों के हाथ में है। अच्छा। और वोटरों ने डिसाइड करना है कि इनको लाना है या नहीं लाना। लेकिन एक कानूनी हवाले से भी ये जो डी सीट किया गया था, इनको कम से कम आर्टिकल 63A के तहत इनको ताहयात नाहिल किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये वो मसला है जो पाकिस्तानी सियासत में आ गया है कि इनकी वजह से पाकिस्तान की सियासत आलूदा हो गई है। ये लोग जीते किसी और की टिकट पे हैं, मजे किसी और जगह पे लेते हैं, और फिर जैसे इनको लगता है कि हमारी बंदर बांट का खेल किसी और जमात के साथ जुड़ गया है, तो ये अपने पार्टी पॉलिसियों से हट के दूसरों के साथ शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको ये अपना ये कहा कि 63A के तहत ये लोग वोट देने के अहल नहीं है, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको डी सीट किया है, कम से कम इन पे 10 साल की तो पाबंदी लगनी चाहिए कानूनी महाज पर। और सियासी महाज पे अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये वोटरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके खिलाफ फैसला दें। और इसमें सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इन्हीं बागी अरकान को मुस्लिम लीग नून ने तमाम नशिस्तों पर टिकटें जारी की हैं। इससे खुद पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर भी समझ आता है, जो अपने जेन्युइन लोगों को नजरअंदाज करके ऐसे लोगों को टिकट जारी करते हैं जो हकीकी मानों में ना इनके हैं और ना उनके हैं, बल्कि वो सिर्फ अपनी जात से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मुझे बताइए सलमान साहब, नंबर गेम की बहुत ज्यादा बात हो रही है। नंबर गेम पे अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, इस वक्त कौन सी पार्टी आगे है? नून लीग तो सीधा सीधा कह रहे हैं हमारे पास अभी भी नंबर ज्यादा ही है। देखिए, नंबर गेम तो इस वक्त अब तक की सूरत हाल में तो मुस्लिम लीग को 3 या 4 लोगों की बर्तरी हासिल है। अब असल मसला ये है कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी, इसमें अगर पीटीआई 13 नशिस्तों में कामयाब हो जाए 20 में से, तो वो हुकूमत बना सकती है। ठीक है। लेकिन अगर 10 के करीब नशिस्तें जो हैं, 9-10 नशिस्तें वो ले जाती है मुस्लिम लीग नून 20 में से, तो फिर मुस्लिम लीग की अक्सरियत होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए अददी तादाद में इस वक्त पीटीआई के मुकाबले में पीएमएलएन का पलड़ा भारी नजर आता है। अच्छा,
तो ये देख सकते हैं कि फिर आने वाले दिनों में जो पहले एक सूरत हाल बनी थी जब वज़ीर आला का इंतखाब पहले भी हो रहा था और असम्बली में बहुत ज़्यादा हंगामा आराई भी हुई थी, तो आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा से वापस आ सकती है? मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जब ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आएंगे, हाँ जी, तो शायद पीटीआई इन नताइज को तस्लीम ना करे। अच्छा। और जब वो इन नताइज को तस्लीम नहीं करेगी तो वो वज़ीर आला के इंतखाब में भी हिस्सा नहीं लेगी, और इससे फिर वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा जो है वो एक सियासी और आईनी बुरहान को पैदा करेगा। ठीक है, दोबारा से ये वज़ीर आला का इंतखाब जो है ये एक सियासी और आईनी बहरान पैदा कर सकता है अगर जो भी ज़िमनी इंतखाबात के बाद नताइज सामने आते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरहान साहब, आप मुझे बताइए कि आगे आपको क्या लगता है, और ये जो एक लूप होल आपको लगता है कि अभी भी किसी चीज़ में मौजूद है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है लेकिन फिर भी वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, वोटिंग होनी है, दोबारा से गिनती होगी, दोबारा से पता चलेगा, तो इसमें अभी भी आपको लगता है कोई लूप होल है? जी, मैंने पहले अभी इसलिए अर्ज किया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था मेन, वो इसकी बेसिस बना सुप्रीम कोर्ट जाने की। वहाँ पे आप देखें कि आपको एक जस्टिस साहब का डिसेंडिंग नोट नज़र आएगा जिसमें उन्होंने कहा कि आपका ये पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड है, आपके उस्मान बुज़दार साहब वापस वज़ीर आला अपॉइंट होंगे और उसी तरीके से प्रोविंशियल असेंबली चलेगी और ये इलेक्शन दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। यानी उस सूरत हाल पे वापस जाना पड़ेगा जहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब ने रेजिग्नेशन दिया ही नहीं। लेकिन बाकी जो 4 जजेस ने है वो फैसला उनका सर आंखों पे, वो उन्होंने सिर्फ, मैंने अर्ज किया कि मसलहतन उन्होंने सिर्फ सियासी बहरान को ओवरकम करने के लिए, चीज़ों को सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए, लीगली उन्होंने इस फैसले पे फोकस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए इस वक्त की सूरत हाल को ये फैसला किया कि आप इमीडिएटली कल का इलेक्शन करवा दें। लेकिन उसके खिलाफ अल्टीमेटली फिर दूसरी पीटीआई की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी उन लीगल तमाम इश्यूज को साइड पे रख के उन्होंने कहा कि जी आप क्या हमारे पास सिर्फ टाइम के लिए आए हैं, आप दोनों हमें बताएं कि हमने क्या करना है। क्या इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का ये मयार है कि हमें उस पर अल्टीमेटली फिर तमाम उन दोनों जो फरीकैन हैं उनसे पूछना पड़ेगा। कल को क्या हर फैसले में सुप्रीम कोर्ट फिर तमाम दोनों पार्टीज को, पेटिशनर्स को और डिफेंडेंट्स को बुला लिया करेगी कि आप दोनों मिल के बैठ के यहाँ पे इत्तफाक़ राय करवाएं? ऐसा तो सिविल कोर्ट में होता है जहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केसेस आए तो वहाँ कहा जाता है कि आप दोनों राजीनामा कर लें ताकि आपकी डाइवोर्स ना हो। तो यहाँ पे सियासी हरीफ ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन दोनों को एक इखलाकियात का, रवायात का मुजाहरा करना चाहिए। ये बातें उनको पार्लियामेंट में बैठ के करनी है, अपनी असेंबली में बैठ के करनी है। इसलिए अब दोनों तरफ रवादारी की, एहसासात की और बैलेंस ऑफ पावर्स की और एक दूसरे को बर्दाश्त की जो कुव्वत है वो नहीं रही। तमाम पार्टीज वो क्योंकि एक तरफ एक ही पार्टी को पिंच करने में और उसको दबाने में मसरूफ है, इसलिए अल्टीमेटली उसकी तरफ से रिवर्ट बैक बाउंस आएगा। वो करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं। उस सूरत हाल में आप ये देखिएगा कि पूरी हमारी मईशत और हमारा जो बजट, हमारी जो इस वक्त की महंगाई, वो तमाम बैकेंड पे चलेगी और लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन, ये इंतखाब, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ना वो डिस्कशन बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखते हैं फरहान साहब की ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। अब 17 जुलाई को समझ आ जाएगी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद के वज़ीर आला पंजाब का कौन बनेगा। हमारे साथ साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल फरहान शहजाद साहब मौजूद है। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।